आज की कहानी ऐसे घर के मुतालिक है जहाँ पे बच्चों को जिन्नात नजर आते हैं। वहाँ पर बच्चे जिन्नात के बच्चों के साथ खेलते हैं। ये कहानी हमें कंवल ने बहावलपुर से भेजी है, तो चले शुरू करते हैं। मेरा नाम कंवल है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी है आयशा, जो कि सिर्फ 3 साल की है। पहले मैं और मेरे हस्बैंड अपनी बड़ी फैमिली के साथ रहते थे। घर में हमेशा शोर शराबा होता था और हर वक्त खानदान के लोग आसपास रहते थे। इस वजह से कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र बहावलपुर हो गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे लिए ये पहली दफ़ा था कि मैं अपनी पूरी फैमिली से दूर किसी और शहर में सेटल होने वाली थी। बहावलपुर की मेन सिटी में हमने एक नया घर रेंट पर लिया। पहली नज़र में घर ठीक लग रहा था। थोड़ा पुराना ज़रूर था, लेकिन घर बड़ा था। ऊपर नीचे 2 फ्लोर थे। अंदर जाकर पहले दिन मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये नई जगह है, इसलिए ऐसा लग रहा है। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल गुजरे। मैं घर सेट करने में मसरूफ रही और आयशा नए माहौल के साथ एडजस्ट कर रही थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे और मैं घर के काम करती थी। शुरू में तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर में कुछ ऐसे वाकयात होने लगे जो मैं समझ ना पा रही थी। रात के वक्त अक्सर ऐसे लगता है जैसे कोई नीचे से चल के ऊपर आया हो। जब मैं दरवाज़ा खोलकर देखती तो स्टेयरकेस बिल्कुल खाली मिलता। कभी कभी किचन से आवाज़ आती जैसे बटन हिल रहे हों, लेकिन मैं जब किचन में जाकर देखती तो वहाँ कुछ भी ना होता। शुरू में मैं ये सब वहम समझती थी। मैं सोचती थी नया घर है, नई जगह है और पहली दफ़ा हम अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं। शायद अकेलेपन की वजह से ऐसा लगता है। लेकिन दिन पर दिन वो आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। रात को कभी सीढ़ियों से भागने की आवाज़ आती और कभी किचन के बर्तन गिरने की आवाज़ें। कभी हाल में लगता कोई चल रहा है। 1-2 दफ़ा तो मैंने सोचा कि शायद घर के बाहर से आवाज़ें आई होंगी, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ें बिल्कुल घर के अंदर से ही आ रही हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी बेटी के साथ रूम में थी और साफ तौर पर महसूस हुआ जैसे नीचे ड्राइंग रूम में कोई चेयर खींच रहा हो। मुझे डर ज़रूर लगा, लेकिन मैंने फिर भी अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं किया। रात के वक्त मैं अक्सर नींद से उठकर बैठ जाती थी। मुझे आवाज़ें मसलसल आती थीं, हल्की सी सरसराहट महसूस करती थी। जब हस्बैंड को बताती तो वो हंस कर कहते, कंवल तुम्हें वाकई बहुत फिक्र करने की आदत है, रिलैक्स करो। नई सिटी है, नया घर है, टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। उनकी बात सच भी लगती थी, लेकिन हर वक्त जब ये सिलसिला दोबारा होता तो मेरा डर और गहरा हो जाता। उन दिनों में अक्सर सोचती थी शायद ये मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी जो समझ नहीं आती थी। घर के अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बोझल सा होने लगा। रोज़ की रूटीन में भी मुझे महसूस होता कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है या कोई मुझे देख रहा है। जब मैं किचन में होती तो लगता कोई मेरे पीछे से गुजरा है। जब मैं आयशा को सुलाती तो महसूस होता जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर रोक कर खड़ा है। मैंने कोशिश की कि मैं अपने हस्बैंड से दोबारा बात करूं, लेकिन उनका यही कहना था, कंवल तुम्हें अपना नर्व कंट्रोल करने होंगे। नए घर में पहली दफ़ा अकेलापन लगता है, इसमें पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं है। मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता था कि बात सिर्फ अकेलेपन की नहीं है, कुछ और है जो हमें महसूस हो रहा है। इस नए घर में पहले जो आवाज़ें आती थी उन्हें हमने वहम समझकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल गईं। अब सिर्फ आवाज़ें नहीं, बल्कि घर की चीज़ें भी खुद ब खुद अपनी जगह से हिलने लगी थीं। दिन के वक्त भी अक्सर मुझे लगता था कि ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा हमने एक कोने में रखा है वो अपनी जगह से हिला हुआ मिलता। कभी डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ इधर उधर होती। शुरू में मैंने सोचा शायद ऐसा खेलते हुए चीज़ें हिला देती होगी, लेकिन एक दफ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक कुर्सी खुद अपनी जगह से हिल गई। मैं डर के मारे कांप गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। कुर्सी रुक गई, लेकिन मेरे अंदर का डर और गहरा हो गया। रात के वक्त हालात और भी खौफनाक होते। कभी ऊपर से नीचे तक भागने की आवाज़ें आती। मैं और मेरा हस्बैंड दोनों बेड पर खामोश लेटे रहते, लेकिन हम दोनों को यकीन हो गया था कि ये सिर्फ हमारा वहम नहीं है। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मैं घर पर अकेली थी। आयशा अपने रूम में खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैं किचन में खाना बना रही थी। अचानक मुझे पीछे से किसी ने बुलाया, मामा। मैंने घबरा कर फ़ौरन पलट कर देखा। किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा आयशा आई होगी और मुझे बुलाकर चली गई होगी। मैंने उसको जवाब तक दिया, आ रही हूँ बेटा। लेकिन जब मैं उसके रूम में गई, आयशा अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आयशा ने मासूम सी आंखों से मुझे देखा और कहा, नहीं मामा, मैंने तो नहीं बुलाया, मैं तो यहीं खेल रही थी। मेरी सांसें रुक गई। मैं सोच में पड़ गई, अगर इसने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया होगा। उस दिन के बाद ऐसे वाक़यात मज़ीद बढ़ते गए। कभी रात के वक्त सीढ़ियों पर भागने की आवाज़ें आती तो कभी घर में ऐसी ऐसी आवाज़ें आती जैसे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हों। एक बार तो मुझे बाकायदा चीखने की आवाज़ आई, जैसे किसी बच्चे ने ज़ोर से चीख मारी हो।
मैंने आयशा को जाकर देखा, लेकिन वो उस वक्त सो रही थी। रात के वक्त ड्राइंग रूम से ऐसी आवाजें आई जैसे कोई फर्नीचर खींच रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। उन्होंने फौरन नीचे जाकर देखा, लेकिन सब चीजें अपनी जगह पर मौजूद थीं और वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने चुपचाप वापस आकर बोला, कंवल तुम सही कह रही थी, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है। मेरे लिए ये सुनकर तसल्ली भी थी और डर भी। तसल्ली इस बात की थी कि ये सिर्फ मैं ही नहीं थी जिसको ये सब आवाज़ें आ रही थी, मेरे हस्बैंड को भी ये महसूस होने लगा था। डर इस बात का था कि मेरे हस्बैंड भी मान गए थे कि ये घर नॉर्मल नहीं है। इन सब के बावजूद हमने अपनी ज़िंदगी चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हर दिन एक नया वाक़या होता जो हमें और ज़्यादा बेचैन कर देता। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी लगता जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा है और हमें घूर रहा है। सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ मुझे तब महसूस हुई जब एक दिन सीढ़ियों से मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद आयशा होगी, लेकिन वो तो अपने बेड पर बैठी खामोशी से कलरिंग कर रही थी। उस वक्त मैं डर कर चुप हो गई। मैंने सिर्फ अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखना। ये जो वाक़यात हो रहे थे इस घर में, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी, लेकिन जो वाक़या उस दिन हुआ उसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। आयशा अपने कमरे में थी। पहले मुझे लगा कि शायद वो अपने खिलौनों के साथ मसरूफ़ होगी, इसलिए मैंने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो न दी। लेकिन फिर मुझे हल्के से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। शुरू में मुझे लगा शायद आयशा खिलौनों के साथ खेल रही होगी, या फिर शायद टीवी या मोबाइल पर कार्टून देख रही होगी। लेकिन फ़ौरन मुझे ख्याल आया, मैंने उसको तो मोबाइल या टीवी दिया ही नहीं था। मैं घबरा गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर जाकर, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आयशा फर्श पर बैठी थी। उसके सामने उसके खिलौने रखे हुए थे, लेकिन उसके हाथ ऐसे हरकत कर रहे थे जैसे वो अकेली ना हो, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो और वो उसको अपने टॉयज दिखा रही हो। सबसे खौफनाक चीज़ ये थी कि वो बात भी कर रही थी। उसकी आवाज़ हल्की थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, अब तुम इससे खेलो, मैं इससे खेलती हूँ। मेरी डर के मारे रूह कांप गई। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला। आयशा ने मेरी तरफ देखा। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, बेटा तुम किससे बात कर रही थी? आयशा चुप हो गई। उसकी मासूम आंखें मुझे घूरती रहीं। कुछ लम्हे के लिए कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उसने आराम से बोला, किसी से नहीं मामा। उसका लहजा थोड़ा अजीब था। उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मैंने देखा उसकी नज़र बार बार एक दीवार की तरफ जा रही है। मैंने भी उस तरफ देखा, लेकिन मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं उठी, पर्दे साइड पे किए, पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ उस कमरे में मौजूद है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। मैंने आयशा को अपनी गोद में उठाया और फिर पूछा, सच बताओ बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? उसने फिर वही जवाब दिया, किसी से नहीं मामा। लेकिन उस वक्त मुझे यकीन हो गया था कि वो झूठ बोल रही है, और मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि कोई कमरे में वाकई मौजूद है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उस दिन के बाद से हालात और ख़राब हो गए। आयशा हर वक्त ऐसे बिहेव करती जैसे वो किसी और के साथ खेल रही हो, लेकिन वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती थी। और जब घर में भागती तो ऐसे लगता कि उसके साथ कोई और भी भाग रहा हो। हमें बाकायदा भागने की आवाज़ आती। मैं और मेरा हस्बैंड दोनों कंफ्यूज और परेशान हो गए थे। एक दफ़ा रात को जब हम दोनों सो रहे थे, हमें साफ आवाज़ आई कि कोई सीढ़ियों से चढ़ रहा हो, लेकिन जब हमने बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब देखकर मैं और ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, इस घर में ज़रूर कुछ मौजूद है, हमें इस मसले का हल निकालना चाहिए। उन्होंने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई और हमने फैसला किया कि हम अपने अब्बू से मशवरा करते हैं। जब मैंने अपने अब्बू को कॉल की और उन्हें सब कुछ डिटेल से बताया तो वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग एक काम करो, घर में कुरान की तिलावत किया करो, रोज़ाना नमाज़ पढ़ो और सूरह बकरा चलाया करो, शायद इससे चीज़ें बेहतर हो जाए। मैंने वैसा ही किया। हर वक्त कुरान की तिलावत करती, आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर कमरों में दम करती, लेकिन ये चीज़ें रुकती नहीं थी। अक्सर मैं किचन में होती तो मुझे पीछे से हल्की सी सांस सुनाई देती, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, लेकिन जब मैं मुड़ती वहाँ कोई भी ना होता। मुझे घर से भी ऐसी आवाज़ें आती जैसे बहुत सारे बच्चे घर में खेल रहे हो। मुझे उनके भागने की और हंसने की आवाज़ें आती, लेकिन जब भी मैं जाकर देखती तो वहाँ कोई भी ना होता। एक दफ़ा एक रात को मैंने देखा आयशा अपने कमरे में अकेली खेल रही थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मैं चुपचाप उसको दरवाजे से देखती रही। उसके हाथ हवा में थे, जैसे वो किसी के हाथ पकड़कर खेल रही हो। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ मुझे उस वक्त महसूस हुआ जब मैंने अपने कानों से उसके सामने से एक और बच्चे की आवाज़ सुनी, एक हल्की सी हंसी जो साफ मेरी तरफ आई। मैंने चीख मारकर दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आयशा ने फ़ौरन अपने खिलौने छिपा लिए और चुपचाप बैठ गई।
उस वक्त मैं इतना डर गई थी कि मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने जोर जोर से कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी और अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। वो फ़ौरन घर आ गए। जब उन्होंने भी मेरी बात सुनी तो उनका भी रंग उड़ गया। उस दिन के बाद हमने फैसला कर लिया कि हम ये घर छोड़कर निकल जाएंगे, लेकिन घर छोड़ने से पहले जो कुछ हुआ वो सबसे ज़्यादा खौफनाक था। जिस रात हमने घर छोड़ने का इरादा बनाया, उस रात जो हुआ उसने हमारी रूह तक हिला कर रख दी थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बेड पर सो रहे थे और आयशा हमेशा की तरह हमारे दरमियान में सो रही थी। रात के करीब 2 बजे मुझे महसूस हुआ कि आयशा हिलने लगी है। पहले मुझे लगा कि शायद वो ख्वाब देख रही है और ख्वाब की वजह से बेचैन हो रही है, लेकिन फिर वो अचानक तेज़ आवाज़ में रो पड़ी। उसकी चीख ने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने फ़ौरन उसको गोद में उठाया और पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने अपने छोटे से हाथ अपने चेहरे पर रखे और कहा, मम्मा वहाँ कोई है, वहाँ कोई खड़ा है, वो मुझे देख रहा है। मेरी रूह कांप गई। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ पर्दा देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन आयशा लगातार रोते जा रही थी और कह रही थी वो मुझे देख रहा है, अब भी वहीं खड़ा है। मेरे हस्बैंड फ़ौरन उठकर उस कोने की तरफ गए, लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया वहाँ सिर्फ दीवार थी, वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन आयशा की चीख और तेज़ हो गई, वो यही है मामा। मैंने ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से थोड़ा सुकून हुआ। मेरी बेटी भी खामोश हो गई, वो मेरी गोद में चिपकी हुई थी। मैं कुरान की तिलावत मसलसल कर रही थी और मेरे हस्बैंड खामोश और परेशान बैठे हम दोनों को दिलासा दे रहे थे। अभी आधा ही घंटा गुजरा था कि एक और खौफनाक वाक़या हुआ। ऊपर छत से इतने ज़ोर की आवाज़ आई जैसे बहुत सारे लोग छत पर भाग रहे हों। मेरे हस्बैंड उठकर बाहर निकलने लगे, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने कहा, मत जाओ, पता नहीं क्या चीज़ है, प्लीज़ हमें अकेला मत छोड़ना। वो रुक गए। हम दोनों चुपचाप वापस बेड पर बैठे रहे और मैं कुरान की तिलावत जारी रखे हुई थी। उस वक्त हमने तय कर लिया था कि अब हम बस सुबह का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही रोशनी होगी हम इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। मैंने कहा, हम अपनी चीज़ें छोड़ देंगे, बस निकल जाएंगे, मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना। मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला, ठीक है, सुबह सबसे पहले हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन सुबह होने से पहले जो हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। हमारे रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन अचानक दरवाजे के बाहर से चलने की आवाज़ आई। पहले हल्की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ सीधा हमारे दरवाजे के सामने आके रुक गई। मैंने अपनी सांस रोक ली। आयशा मेरी गोद में चिपकी हुई थी, वो भी कांप रही थी। मेरे हस्बैंड भी सीधे होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। फिर एकदम से दरवाजे पर बहुत जोर का नॉक हुआ। एक नहीं, लगातार होते रहे, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज़ इतनी ऊंची थी कि ऐसे लगने लगा कि कमरे की दीवारें हिल रही हैं। मैंने डर के मारे चीख मार दी और आयशा भी रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने हिम्मत की और हमें चुप होने का बोला और खुद उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और कुरान की तिलावत ऊंची आवाज़ में प्ले कर दी। रूम में अल्लाह के कलाम की गूंज भर गई। आवाज़ जो पहले बहुत ज़्यादा थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और कुछ देर बाद बिल्कुल पूरे घर में खामोशी छा गई। हमने थोड़ा सुकून का सांस लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। तिलावत मुसलसल मोबाइल पे चल रही थी और मैं भी अपने दिल में तिलावत कर रही थी। कुछ देर बाद फजर की अजान की आवाज़ मस्जिद में सुनाई दी। वो अजान मेरे लिए सबसे बड़ी तसल्ली थी। जैसे ही अजान की आवाज़ गूंजी, आयशा चुप हो गई थी, उसका रोना भी रुक गया था। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, हमने अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाई और घर से निकल गए। मैं अपने अम्मी के घर चली गई। मैं कुछ अर्सा अपनी अम्मी के पास रही और मेरे हस्बैंड नया घर ढूंढने लगे। कुछ हफ्तों बाद हमें नया घर मिल गया और वहाँ हम शिफ्ट हो गए। आहिस्ता आहिस्ता आयशा भी नॉर्मल होने लगी। उसकी वो अजीब आदतें, खिलौनों के साथ किसी से बात करना, सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, वो क्या चीज़ थी जो उसके साथ खेलती थी। बाद में पड़ोसियों से मालूमात हुई कि जहाँ हम रहते थे वो घर पहले से ही असेब ज़दा था। एक औरत ने कहा, बेटा तुम्हारी बेटी छोटी थी इसलिए उसे वो लोग दिखाई देते थे। उनका दिल उससे लग गया था, वो उसके साथ खेलते रहते थे। लेकिन जब तुमने घर छोड़ने का फैसला किया तो वो चीज़ें गुस्से में आ गई और तुम्हें डराने लगी। ये सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करूं जिसने हमें इस अजाब से बचा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब हम अपनी ज़िंदगी में वापस नॉर्मल हो गए हैं।